अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी जो रिप्रोडक्शन है थोड़ा सा हम जो है जब नोस्ट्रोक पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे उसकी लाइफ साइकिल में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ और जो वहां पे डिस्कस नहीं होगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको जब आप पढ़ेंगे तो आप दोनों को मिला के पढ़ना, लेकिन ओवरव्यू मैं आपको यहाँ भी दूंगी, राइट। तो प्रोडक्शन की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया की तरह ही एसेक्सुअल प्रोडक्शन मिलता है। कॉमेस्ट फॉर्म जो सबसे कॉमन है वो बाइनरी फिजन ही है कि एक सेल जो हो जाएगा वो दो में डिवाइड हो जाएगा, सबसे कॉमन यही रहेगा। अब डिपेंड करता है हम कौन से साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अब हमने यूनिसेलुलर फॉर्म भी पढ़ी थी, यूनिसेलुलर फॉर्म होती है, हमने कॉलोनियल भी पढ़ी थी, कॉलोनियल में हमने फिलामेंटस भी पढ़ी थी। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा थैलस है, उस पर भी डिपेंड करेगा प्रोडक्शन का टाइप क्या होगा। तो अगर यूनिसेलुलर है या कॉलोनियल है, नॉन फिलामेंटस है, तो उसमें बाइनरी फिजन कॉमन रहेगा। जबकि जो फिलामेंट वाला रहेगा इसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, इसके अलावा और भी इसमें तरीके हो सकते हैं प्रोडक्शन के। यहाँ पर मेनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एसेक्सुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि एकाइनेट्स तो हमने पढ़ के आए हैं, होर्मोगोनिया जो आगे हम पढ़ेंगे, होर्मोसिस्ट, स्पोर्स, ये कुछ तरीके होते हैं जो पार्शियली इन्वॉल्व रहते हैं कि हाँ वो रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। जैसे हमने हेटेरोसिस के बारे में बात की थी ना कि कई बार रेयर केसेस में वो जो है जब वो फ्रेगमेंटेशन का रीजन बन जाता है तो वो रिप्रोडक्शन का रीजन बन जाता है। तो पार्शियली इन्वॉल्व हो सकते हैं ये स्ट्रक्चर जैसे एकाइनेट्स, होर्मोगोनिया। फुली डिवोटेड नहीं है कि ये स्ट्रक्चर बने ही रिप्रोडक्शन के, ऐसा नहीं है। बाइनरी फिजन बना ही रिप्रोडक्शन के लिए है, जबकि एकाइनेट्स जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए बना है। बस जब वो जर्मिनेट करता है तो नया फिलामेंट बन जाता है, तो इसको हम एसेक्सुअल प्रोडक्शन में भी कंसिडर कर देते हैं। तो हम कहते हैं ये क्या है, पार्शली इन्वॉल्व है। तो बाइनरी मल्टीपल फिजन हो सकता है किसमें, यूनिसेलुलर या कॉलोनियल फॉर्म्स में। यूनिसेलुलर या फिर कॉलोनियल फॉर्म्स कौन सी, जो कि हम कहते हैं क्या है, नॉन फिलामेंटस है। उनमें क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पे ऐसे सेपरेट सेपरेट सेल रह रहा है ना, भले ही एक म्यूसिलेजनस शीट में होके रह रहा है, एक कॉलोनी की तरह रह रहा है, लेकिन सेपरेट सेपरेट रह रहा है, तो एक का ये दो बना लेगा, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन फिलामेंट में बाइनरी फिजन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, वहां पे स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सब चीजें वहां पे हो सकती है फिलामेंटस स्पीशीज में। अब ये साइनोबैक्टीरिया को अगर तुम बढ़िया वाला एक रीजन दे दो ना, मीडियम दे दो, मीडियम मतलब कि उसको जो चाहिए वो मिल गया रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो एक्सप्लोसिव रेट पे क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ग्रो कर सकता है। और वो क्या बना लेता है, ब्लूम्स। ब्लूम्स मतलब पूरा का पूरा वो एरिया कवर कर देगा, इतना ज्यादा वो ग्रो कर जाता है। और पूरा ब्लूम जो होता है साइनोबैक्टीरिया के ऐसे होता है कि वो पूरी जो वाटर बॉडी होता है उसका कलर भी चेंज कर देता है, कि रेड सी उसका नाम पड़ जाता है, ग्रीन सी उसका नाम पड़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन दी साइनोबैक्टीरिया जो वहां पे ग्रो कर रहा है। जैसे कि ओपेक शेड ऑफ ग्रीन एज अ रिजल्ट ऑफ आउटग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया। एक साइनोबैक्टीरिया ग्रो हुआ, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो लेक था उसका कलर ही इस तरह का हो गया, ग्रीन कलर। फाइकोएरिथ्रिन रिच स्पीशीज अगर ग्रो करेंगी साइनोबैक्टीरिया की, तो उसकी वजह से पूरा रेड कलर का, रेड सी जिसको बोलने लग जाता है, वो इसी वजह से साइनोबैक्टीरिया वहां पे ग्रो हुआ जो कि फाइकोएरिथ्रिन रेड रिच था, वो वाला स्पीशीज। फाइकोएरिथ्रिन जो होता है ये पिगमेंट है, किस कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, इसीलिए सारा का सारा सब सरफेस कैसा लगने लगा, रेड कलर का, क्योंकि इतना साइनोबैक्टीरिया वहां ग्रो कर गया। इसको ब्लूम्स बोलते हैं। और ज्यादातर जो साइनोबैक्टीरिया के ब्लूम्स होते हैं वो कहाँ पे कॉमन होंगे, जो कि पोल्यूटेड वाटर है। अब पोल्यूटेड वाटर में ऐसा क्या है, वहां पे सब कुछ प्रेजेंट है ना ग्रो करने के लिए। उसको क्या चाहिए, किसी को भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और पोल्यूटेड वाटर तो रिच होता है इन सब चीजों में, तो वहां पे वो आराम से ग्रो करते हैं। और इसका ग्रो करने का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो ये पड़ता है, वो पड़ता है एक्वेटिक फोना या फ्लोरा को, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन मिलता नहीं है। ऊपर पूरी लेयर बन जाएगी तो नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और वो डाई ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। सो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, होर्मोगोनिया हो सकता है, बेओसाइट्स हो सकता है, जो कि स्पोर्स को ही हम बोलते हैं। ये बेसिकली बेओसाइट जो है वो एंडोस्पोर्स है। तो स्पोर्स जो होते हैं वो एंडो हो सकते हैं, एक्सो हो सकते हैं, और इसके अलावा नैनो हो सकते हैं। तो जो एंडोस्पोर्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेओसाइट्स बोलते हैं। अभी डिस्कस करेंगे ये आगे हम। देन एकाइनेट से हो सकता है और हेटेरोसिस से हो सकता है। तो इसमें से हम कह सकते हैं ये तीनों क्या है, ये पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये क्या है, ये डिवोटेड है इसी के लिए, इसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो बाइनरी फिजन आपको डायग्राम में दिख रहा है, सिंपल सा है कि 1 से 2, 2 से 4, 2 से 8, सिंपल सिंपल सेल डिवीजन हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल एप्लीकेट करेगा, अपोजिट पोल पे मूव करेगा और सेल के जो है 2 में डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है।
देन स्पोर्स की बात करें, स्पोर्स आपको पता है क्या होता है कि जो है इसमें डिवीजन इस तरह से माइटोसिस होता है और स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और जब इनको फेवरेबल कंडीशन बनती है क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ भी चलेगा स्पोर्स का। अब स्पोर्स एंडोस्पोर्स हो सकते हैं, मतलब अंदर की तरफ हो सकते हैं, बाहर बन सकते हैं तो एक्सो मीन्स आउटसाइड, नैनोसिस्ट बन सकते हैं। और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो न्यू वेजिटेटिव सेल व्हेन अनफेवरेबल कंडीशंस इज ओवर, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ये स्पोर्स क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। जैसे कि बैक्टीरिया में मैंने पढ़ा था एंडोस्पोर्स बनते हैं, उसको वो बचा के रखते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से और उसको पास करने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन को एंडोस्पोर्स बन जाते हैं, थिक लेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो एंडोजीनियसली बनते हैं एंडोस्पोर्स, दोज लाइक इन बैक्टीरिया की तरह ही। देन एक्सोस्पोर्स बनते हैं, बडिंग ऑफ सेल्स होती है। एंड नैनोसिस्ट प्रोड्यूस एंडोजीनियसली लाइक एंडोस्पोर्स की तरह ही बनते हैं। लेकिन अब डिफरेंस की बात करें एंडोस्पोर और नैनोसिस्ट की, हमने कहा एंडोस्पोर भी अंदर ही बन रहा है और नैनोसिस्ट भी अंदर ही बन रहा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आ जाता है कि जो एंडोस्पोर है वो एनलार्जेस इन साइज, वेयर इज नैनोसिस्ट फॉर्मेशन देयर इज नो सच एनलार्जमेंट ऑफ दिस सेल, मतलब पेरेंट सेल जो एंडोस्पोर में है वो थोड़ा बड़ा होता है, एनलार्जमेंट आता है यहाँ पे। जबकि नैनो मतलब नैनो का समझते हैं ना आप, छोटा, नैनोकार नैनोकार क्यों है इसका नाम, क्योंकि नैनो मीन्स होता है कम, छोटा। एक मेजरमेंट होती है ना सेंटीमीटर नैनोमीटर, तो नैनोमीटर काफी कम होता है इसीलिए, तो ये काफी छोटे रहते हैं। बेओसाइट्स की बात करें तो ये जो है स्पेसिफिकली नाम दिया गया है एंडोस्पोर्स को, इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन किया कि आपसे पूछा जाए तो आप बता सके, क्योंकि आपको पता है एंडोस्पोर। और बेओसाइट्स देख करके आप क्वेश्चन छोड़ के आए तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफिक होकर बता दिया कि इनको बेओसाइट्स भी बोला जाता है। ये कुछ कोकोइड स्पेरिकल साइनोबैक्टीरिया बना सकते हैं इस तरह के स्पोर्स। प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करता है डिफरेंट प्लेन में विदाउट ग्रोथ बिटवीन सक्सेसिव डिवीजन, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है वो बताया ना मैंने आपको, इस तरह से डिवाइड होना स्टार्ट कर जाएगा और वो क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा और फिर वो जर्मिनेट कर जाएंगे। रिजल्टिंग बेसाइड्स आर स्मॉलर देन दी ओरिजिनल सेल से ऑब्वियसली। एक सेल है, ये वाला सेल देखो, ये वाला सेल देखो, इसमें डिवीजन तो हो नहीं रहा है, बस ये छोटा छोटे 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 इसमें से टूटते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो छोटे रहेंगे ना ओरिजिनल सेल से। आर सिमिलर टू बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स के जैसे ही होते हैं। टर्मोकार्पिला की बात करें तो एपिकल पोर से रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि इसमें देखो ये वाला जो आपको एग्जांपल दिख रहा है, दिस वन दिस इज टर्मोकार्पिला ओनली। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक सेल है, इसके अंदर ही प्रोटोप्लाज्म में डिवीजन हुए जा रहा है, मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही डिवीजन हुए जा रहा है, छोटे 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 पोर्स बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनते जा रहे हैं, और लास्ट में क्या होगा कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और स्पोर्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और फिर ये इधर उधर मूव करेंगे और जहाँ इन्हें कंडीशन मिलेगी वहां पर क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। सिंपल वे है। जबकि इस वाले में क्या हो रहा है, सब में अलग अलग है, हर स्पीशीज में वेरी करेगा कि स्पोर्स कैसे बन रहे हैं और वो कैसे रिलीज हो रहे हैं। इस वाले में देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये थोड़ा इस तरह का है इसका शेप, इस साइनोबैक्टीरिया के इसमें टॉप पे इस तरह से बन रहे हैं और ऊपर से ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये हो गया बेओसाइट्स के बारे में। होर्मोगोनिया के बारे में बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सो होर्मोगोनिया क्या होता है मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये आपका फिलामेंट है, दिस इज योर फिलामेंट, ये ब्रेक हो गया, 2 4 3 4 सेल को लेके 4 5 सेल को लेके, ये क्या है जो छोटे छोटे बने, यही है होर्मोगोन, ये है होर्मोगोन, बस इतनी सी बात है। होर्मोगोन्स इन्हीं को बोलते हैं। इनकी स्पेशल बात ये होती है होर्मोगोन्स की, ये क्या कर सकते हैं, इनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। फ्रेगमेंटेशन को इसमें यही डिफरेंस आ जाता है कि वहां पे ग्लाइडिंग नहीं होती, वहां पे ऐसा होता है कि कंडीशन आई और फिलामेंट जो है वो जैसे रप्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, वहां पे कोई ऐसे नहीं है कि स्पेशल कोई स्ट्रक्चर बनाए इनको तोड़ने के लिए या किसी वजह से ही हुए हैं, बस वो रप्चर हो जाता है यहाँ, और उनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट नहीं होता है। इनमें क्या रहता है, ग्लाइडिंग रहती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट ये शो करते हैं, जिसकी वजह से डिस्पर्स होते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, राइट। ये डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से एंड मूव अवे बाय ग्लाइडिंग, ये आप याद रखेंगे, ग्लाइडिंग इनमें प्रेजेंट रहता है। देन इनमें बोइंसी होती है, मैंने आपको जब मैं आपको कुछ 2 3 वीडियो पहले जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गैस वैक्यूल्स होते हैं 2 तरह के हो सकते हैं, तो पूरी लाइफ साइकिल में रहेंगे या कुछ एक स्टेज पे आएंगे। तब मैंने आपको बताया था कि होर्मोगोनिया एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे गैस वैक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, बोइंसी चाहिए, क्योंकि उनको क्या करना है, डिस्पर्स होना है इधर उधर। अगर वो डूब जाएंगे पानी में तो क्या ही कर लेंगे, उनको डिस्पर्स होना है, तो उनके अंदर बोइंसी आ जाती है, तो मतलब गैस वैक्यूल्स आ जाते हैं। फिलामेंटस एल्गी, ओसिटिलेरिया और सिलेंडोस्पर्मम की बात करें तो इनमें क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस एट द टिप्स ऑफ द स्पेशल ब्रांचेस में होर्मोगोनिया बनते हैं। अब होता क्या है, होर्मोगोनिया ऐसे बन सकता है कि ये हमारा क्या है, फिलामेंट है,
यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा हो गया कि एक सेल जो हो गया वो क्या हो गया, डेड हो गया। ये हो सकता है एक रीजन कि एक सेल डेड हो गया तो ये तो यहाँ से टूट जाएगा। एक हो सकता है रीजन कि बीच में कोई हेटेरोसिस्ट आ गया, उसकी वजह से कोई ब्रेकेज आ गया। हेटेरोसिस्ट की वजह से ब्रेकेज नहीं आता है ड्यू टू सम रीजन कि ये हेटेरोसिस्ट था। नो, तो नॉट बी ग्रीन, योर कलर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हेटेरोसिस्ट जो होता है वो सेनेसेंट हो गया, वहां से फिलामेंट ब्रेक हो गया। मैंने आपको बताया ना हेटेरोसिस्ट कई बार रीजन बन जाता है। यहाँ पे कोई हेटेरोसिस्ट आया जो कि क्या है, डाई ऑफ हो रहा है, मतलब सेनेसेंट आ रहा है जिसकी वजह से वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। डेड सेल में ही उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक रीजन हो सकता है कि इनमें क्या बनती है, नेक्रीडिया बनती है। नेक्रीडिया क्या होती है, स्पेशलाइज्ड डिस्क होती है। In some algae, specialized separation disc or necridia are involved in the breaking of the hormone from parent filament. कि कुछ स्पेशल डिस्क बन जाते हैं जिनको नेक्रीडिया बनते हैं। तो यहाँ पे फाइनली इन तीनों रीजन की वजह से क्या होगा, फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, देयर इज सम रीजन, राइट। तो ये क्या बन गए, छोटे छोटे से हॉर्मोगोनिया बन गए, हॉर्मोगोन्स बन गए। ओके, तो जो कॉमन फैक्टर अगर हम बात करें कि किस वजह से हॉर्मोगोनियम बनते हैं, डिफरेंशिएट, इंक्रीज और डिक्रीज इन द न्यूट्रिएंट और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लाइट। मतलब बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कोई एबायोटिक फैक्टर मान सकते हैं जिसकी वजह से हॉर्मोगोनिया बन रहे हैं। मतलब उनको नीड पड़ रही है कि हाँ हम यहाँ से टूट जाए, रिप्रोडक्शन कर ले, ऐसा कुछ हो सकता है। ये कंटिन्यू इनमें फोटोसिंथेसिस होती रहती है, इनमें एक्सोजीनस अमोनियम भी इनको मिलता रहता है, CO2 फिक्सेशन, NH4 सब चलता रहता है इनमें, लाइक वेजिटेटिव सेल, लेकिन थोड़ा कम में 70%, 62% एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। और ऑर्मोगोनिया का जो ज्यादातर एनर्जी है वो किस में जाती है, सिक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज या सिंथेसिस ऑफ म्यूसिलेज में जाती है, जो कि इन्हें किसके लिए चाहिए, ग्लाइडिंग के लिए चाहिए, उसमें चली जाती है। ये एक्टिव जो है मेनली 36 टू 48 आवर्स के लेते हैं और फाइनली ये कन्वर्ट हो सकते हैं बैक टू वेजिटेटिव सेल आफ्टर 96 आवर्स। तो हॉर्मोगोनिया देख सकते हैं आप, ये हैं, ये जो छोटे छोटे से फिलामेंट हैं ये हॉर्मोगोनिया है। इसमें आपको दिख रहा है कि हॉर्मोगोनिया कैसे बन रहे हैं कि वो यहाँ पे कुछ सेल जो है ये कुछ अलग सा हो गया है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नो स्टॉप। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी जो रिप्रोडक्शन है थोड़ा सा हम जो है जब नो स्टॉक पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे उसकी लाइफ साइकिल में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ और जो वहां पे डिस्कस नहीं होगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको जब आप पढ़ेंगे तो आप दोनों को मिला के पढ़ना, लेकिन ओवरव्यू मैं आपको यहाँ भी दूंगी, राइट। तो प्रोडक्शन की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया की तरह ही एसेक्सुअल प्रोडक्शन मिलता है। कॉमेस्ट फॉर्म जो सबसे कॉमन है वो बाइनरी फिजन ही है कि एक सेल जो हो जाएगा वो दो में डिवाइड हो जाएगा, सबसे कॉमन यही रहेगा। अब डिपेंड करता है हम कौन से साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अब हमने यूनिसेलुलर फॉर्म भी पढ़ी थी, यूनिसेलुलर फॉर्म होती है, हमने कॉलोनियल भी पढ़ी थी, कॉलोनियल में हमने फिलामेंटस भी पढ़ी थी। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा थैलस है, उस पर भी डिपेंड करेगा रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होगा। तो अगर यूनिसेलुलर है या कॉलोनियल है, नॉन फिलामेंटस है, तो उसमें बाइनरी फिजन कॉमन रहेगा। जबकि जो फिलामेंट वाला रहेगा इसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, इसके अलावा और भी इसमें तरीके हो सकते हैं प्रोडक्शन। यहाँ पर मेनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एसेक्सुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि एकाइनेट्स, तो हमने पढ़ के आए हैं, हॉर्मोगोनिया जो आगे हम पढ़ेंगे, हॉर्मोसिस्ट, स्पोर्स, ये कुछ तरीके होते हैं जो पार्शियली इन्वॉल्व रहते हैं कि हाँ वो रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। जैसे हमने हेटेरोसिस्ट के बारे में बात की थी ना कि कई बार रेयर केसेस में वो जो है जब वो फ्रेगमेंटेशन का रीजन बन जाता है तो वो रिप्रोडक्शन का रीजन बन जाता है। तो पार्शियली इन्वॉल्व हो सकते हैं ये स्ट्रक्चर जैसे एकाइनेट्स, हॉर्मोगोनिया। फुली डिवोटेड नहीं है कि ये स्ट्रक्चर बने ही रिप्रोडक्शन के, ऐसा नहीं है। बाइनरी फिजन बना ही रिप्रोडक्शन के लिए है, जबकि एकाइनेट्स जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए बना है। बस जब वो जर्मिनेट करता है तो नया फिलामेंट बन जाता है, तो इसको हम एसेक्सुअल प्रोडक्शन में भी कंसिडर कर देते हैं। तो हम कहते हैं ये क्या है, पार्शली इन्वॉल्व है। तो बाइनरी मल्टीपल फिजन हो सकता है किसमें, यूनिसेलुलर या कॉलोनियल फॉर्म्स में। यूनिसेलुलर या फिर कॉलोनियल फॉर्म्स कौन सी, जो कि हम कहते हैं क्या है, नॉन फिलामेंटस है। उनमें क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पे ऐसे सेपरेट सेपरेट सेल रह रहा है ना, भले ही एक म्यूसिलेजनस शीथ में होके रह रहा है, एक कॉलोनी की तरह रह रहा है, लेकिन सेपरेट सेपरेट रह रहा है, तो एक का ये दो बना लेगा, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन फिलामेंट में बाइनरी फिजन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा,
वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सब चीजें वहाँ पे हो सकती है फिलामेंटस स्पीशीज में। अब ये साइनोबैक्टीरिया को अगर तुम बढ़िया वाला एक रीजन दे दो ना, मीडियम दे दो, मीडियम मतलब कि उसको जो चाहिए वो मिल गया रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो एक्सप्लोसिव रेट पे क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ग्रो कर सकता है, और वो क्या बना लेता है, ब्लूम्स। ब्लूम्स मतलब पूरा का पूरा वो एरिया कवर कर देगा, इतना ज्यादा वो ग्रो कर जाता है। और पूरा ब्लूम जो होता है साइनोबैक्टीरिया के ऐसे होता है कि वो पूरी जो वाटर बॉडी होता है उसका कलर भी चेंज कर देता है, कि रेड सी उसका नाम पड़ जाता है, ग्रीन सी उसका नाम पड़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन दी साइनोबैक्टीरिया जो वहां पे ग्रो कर रहा है। जैसे कि ओपेक शेड ऑफ ग्रीन एज अ रिजल्ट ऑफ आउटग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया ग्रो हुआ, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो लेक था उसका कलर ही इस तरह का हो गया, ग्रीन कलर। फाइकोएरिथ्रिन रिच स्पीशीज अगर ग्रो करेंगी साइनोबैक्टीरिया की, तो उसकी वजह से पूरा रेड कलर का, रेड सी जिसको बोलने लग जाता है, वो इसी वजह से साइनोबैक्टीरिया वहां पे ग्रो हुआ, जो कि फाइकोएरिथ्रिन रेड रिच था वो वाला स्पीशीज। फाइकोएरिथ्रिन जो होता है ये पिगमेंट है, किस कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, इसीलिए सारा का सारा सब सरफेस कैसा लगने लगा, रेड कलर का, क्योंकि इतना साइनोबैक्टीरिया वहां ग्रो कर गया। इसको ब्लूम्स बोलते हैं। और ज्यादातर जो साइनोबैक्टीरिया के ब्लूम्स होते हैं वो कहाँ पे कॉमन होंगे, जो कि पोल्यूटेड वाटर है। अब पोल्यूटेड वाटर में ऐसा क्या है, वहां पे सब कुछ प्रेजेंट है ना ग्रो करने के लिए, उसको क्या चाहिए, किसी को भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और पोल्यूटेड वाटर तो रिच होता है इन सब चीजों में, तो वहां पे वो आराम से ग्रो करते हैं। और इसका ग्रो करने का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो ये पड़ता है, वो पड़ता है एक्वेटिक फोना या फ्लोरा को, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन मिलता नहीं है, ऊपर पूरी लेयर बन जाएगी तो नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और वो डाई ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। सो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, होमोगोनिया हो सकता है, बेओसाइट्स हो सकता है, जो कि स्पोर्स को ही हम बोलते हैं। ये बेसिकली बेओसाइट जो है वो एंडोस्पोर्स है, तो स्पोर्स जो होते हैं वो एंडो हो सकते हैं, एक्सो हो सकते हैं, और इसके अलावा नैनो हो सकते हैं। तो जो एंडोस्पोर्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेओसाइट्स बोलते हैं। अभी डिस्कस करेंगे ये आगे हम। देन एकाइनिक से हो सकता है और हेटेरोसिस से हो सकता है। तो इसमें से हम कह सकते हैं ये तीनों क्या है, ये पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये क्या है, ये डिवोटेड है इसी के लिए, इसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो बाइनरी फिजन आपको डायग्राम में दिख रहा है, सिंपल सा है कि 1 से 2, 2 से 4, 2 से 8, सिंपल सिंपल सेल डिवीजन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एप्लीकेट करेगा, अपोजिट पोल पे मूव करेगा और सेल के जो है दो में डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है। देन स्पोर्स की बात करें, स्पोर्स आपको पता है क्या होता है, कि जो है इसमें डिवीजन इस तरह से माइटोसिस होता है और स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन बनती है क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ भी चलेगा स्पोर्स का। अब स्पोर्स एंडोस्पोर्स हो सकते हैं, मतलब अंदर की तरफ हो सकते हैं, बाहर बन सकते हैं तो एक्सो, एक्सो मीन्स आउटसाइड, नैनोसिस्ट बन सकते हैं। और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो न्यू वेजिटेटिव सेल व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन इज ओवर, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ये स्पोर्स क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। जैसे कि बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था एंडोस्पोर्स बनते हैं, उसको वो बचा के रखते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से, और उसको पास करने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन को एंडोस्पोर्स बन जाते हैं, थिक लेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो एंडोजीनियसली बनते हैं एंडोस्पोर्स, दोज लाइक इन बैक्टीरिया की तरह ही। देन एक्सोस्पोर्स बनते हैं, बडिंग ऑफ सेल्स होती है। एंड नैनोसिस्ट प्रोड्यूस एंडोजीनियसली लाइक एंडोस्पोर्स की तरह ही बनते हैं। लेकिन अब डिफरेंस की बात करें एंडोस्पोर और नैनोसिस्ट की, हमने कहा एंडोस्पोर भी अंदर ही बन रहा है और नैनोसिस्ट भी अंदर ही बन रहा है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आ जाता है कि जो एंडोस्पोर है वो एनलार्जेस इन साइज, वेयर इज नैनोसिस्ट फॉर्मेशन देयर इज नो सच एनलार्जमेंट ऑफ द सेल, मतलब पेरेंट सेल जो एंडोस्पोर में है वो थोड़ा बड़ा होता है, एनलार्जमेंट आता है यहाँ पे। जबकि नैनो मतलब नैनो का समझते हैं ना आप, छोटा, नैनोकार, नैनोकार क्यों है इसका नाम, क्योंकि नैनो मीन्स होता है कम, छोटा, एक मेजरमेंट होती है ना सेंटीमीटर नैनोमीटर, तो नैनोमीटर काफी कम होता है, इसीलिए तो ये काफी छोटे रहते हैं। बेओसाइट्स की बात करें तो ये जो है स्पेसिफिकली नाम दिया गया है एंडोस्पोर्स को, इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन किया कि आपसे पूछा जाए तो आप बता सके, क्योंकि आपको पता है एंडोस्पोर और बेओसाइट्स देख करके आप क्वेश्चन छोड़ के आए तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफिक होकर बता दिया कि इनको बेओसाइट्स भी बोला जाता है। ये कुछ कोकोइड स्पेरिकल साइनोबैक्टीरिया बना सकते हैं इस तरह के स्पोर्स। प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करता है डिफरेंट प्लेन में विदाउट ग्रोथ बिटवीन सक्सेसिव डिवीजन, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है वो बताया ना मैंने आपको, इस तरह से डिवाइड होना स्टार्ट कर जाएगा और वो क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा और फिर वो जर्मिनेट कर जाएंगे। रिजल्टिंग बेसाइड्स आर स्मॉलर देन दी ओरिजिनल सेल से, ऑब्वियसली एक सेल है, ये वाला सेल देखो, ये वाला सेल देखो, इसमें डिवीजन तो हो नहीं रहा है, बस ये छोटा छोटे 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 इसमें से टूटते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो छोटे रहेंगे ना ओरिजिनल सेल से। आर सिमिलर टू बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स के जैसे ही होते हैं। टर्मोकार्पिला की बात करें तो एपिकल पोर से रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि इसमें देखो ये वाला जो आपको एग्जांपल दिख रहा है, दिस वन, दिस इज टर्मोकार्पिला ओनली। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक सेल है,
इसके अंदर ही प्रोटोप्लाज्म में डिवीजन हुए जा रहा है मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही डिवीजन हुए जा रहा है, छोटे छोटे पोर्स बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनते जा रहे हैं और लास्ट में क्या होगा कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और स्पोर्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और फिर ये इधर उधर मूव करेंगे और जहाँ इन्हें कंडीशन मिलेगी वहां पर क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। सिंपल वे है। जबकि इस वाले में क्या हो रहा है, सब में अलग अलग है, हर स्पीशीज में वेरी करेगा कि स्पोर्स कैसे बन रहा है और वो कैसे रिलीज हो रहे हैं। इस वाले में देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये थोड़ा इस तरह का है इसका शेप, इस साइनोबैक्टीरिया के इसमें टॉप पे इस तरह से बन रहा है और ऊपर से ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये हो गया बेओसाइट्स के बारे में। होर्मोगोनिया के बारे में बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सो होर्मोगोनिया क्या होता है मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये आपका फिलामेंट है, दिस इज योर फिलामेंट, ये ब्रेक हो गया 3-4 सेल को लेके, 4-5 सेल को लेके, ये क्या है जो छोटे छोटे बने हैं, यही है होर्मोगोन, ये है होर्मोगोन। बस इतनी सी बात है, होर्मोगोन्स इन्हीं को बोलते हैं। इनकी स्पेशल बात ये होती है होर्मोगोन्स की, ये क्या कर सकते हैं, इनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। फ्रेगमेंटेशन में इसमें यही डिफरेंस आ जाता है कि वहां पे ग्लाइडिंग नहीं होती, वहां पे ऐसा होता है कि कंडीशन आई और फिलामेंट जो है वो जैसे रप्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, वहां पे कोई ऐसे नहीं है कि स्पेशल कोई स्ट्रक्चर बनाए इनको तोड़ने के लिए या किसी वजह से ही हुए हैं, बस वो रप्चर हो जाता है यहाँ। और उनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट नहीं होता है, इनमें क्या रहता है, ग्लाइडिंग रहती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट ये शो करते हैं, जिसकी वजह से डिस्पर्स होते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, राइट। ये डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से एंड मूव अवे बाय ग्लाइडिंग, ये आप याद रखेंगे, ग्लाइडिंग इनमें प्रेजेंट रहता है। देन इनमें बोइंसी होती है, मैंने आपको जब मैं आपको कुछ 2-3 वीडियो पहले जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गैस वैक्यूल्स होते हैं 2 तरह के हो सकते हैं, तो पूरी लाइफ साइकिल में रहेंगे या कुछ एक स्टेज पे आएंगे। तब मैंने आपको बताया था कि होर्मोगोनिया एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे गैस वैक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, बोइंसी चाहिए, क्योंकि उनको क्या करना है, डिस्पर्स होना है इधर उधर। अगर वो डूब जाएंगे पानी में तो क्या ही कर लेंगे, उनको डिस्पर्स होना है, तो उनके अंदर बोइंसी आ जाती है, तो मतलब गैस वैक्यूल्स आ जाते हैं। फिलामेंटस एल्गी, ओसिटिलेरिया और सिलेंडोस्पर्मम की बात करें तो इनमें क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस एट द टिप्स ऑफ द स्पेशल ब्रांचेस में होर्मोगोनिया बनते हैं। अब होता क्या है, होर्मोगोनिया ऐसे बन सकता है कि ये हमारा क्या है, फिलामेंट है, यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा हो गया कि एक सेल जो हो गया वो क्या हो गया, डेड हो गया, ये हो सकता है एक रीजन कि एक सेल डेड हो गया तो ये तो यहाँ से टूट जाएगा। एक हो सकता है रीजन कि बीच में कोई हेट्रोसिस्ट आ गया, उसकी वजह से कोई ब्रेकेज आ गया, हेट्रोसिस्ट की वजह से ब्रेकेज नहीं आता है, ड्यू टू सम रीजंस कि ये हेट्रोसिस्ट था, नो डू नॉट बी ग्रीन, वो कलर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हेट्रोसिस्ट जो होता है वो सेनेसेंट हो गया, वहां से फिलामेंट ब्रेक हो गया, मैंने आपको बताया ना हेट्रोसिस्ट कई बार रीजन बन जाता है। यहाँ पे कोई हेट्रोसिस्ट आया जो कि क्या है, डाई ऑफ हो रहा है, मतलब सेनेसेंट आ रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, डेड सेल में ही उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक रीजन हो सकता है कि इनमें क्या बनती है, नेक्रीडिया बनती है। नेक्रीडिया क्या होती है, स्पेशलाइज्ड डिस्क होती है। In some algae, specialized separation disc or necridia are involved in the breaking of the hormone from parent filament. कि कुछ स्पेशल डिस्क बन जाते हैं जिनको नेक्रीडिया बनते हैं, तो यहाँ पे फाइनली इन तीनों रीजन की वजह से क्या होगा, फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, देयर इज सम रीजन, राइट। तो ये क्या बन गए, छोटे छोटे से होर्मोगोनिया बन गए, होर्मोगोन्स बन गए, ओके। तो जो कॉमन फैक्टर अगर हम बात करें कि किस वजह से होर्मोगोनियम बनते हैं, डिफरेंशिएट, इंक्रीज और डिक्रीज इन द न्यूट्रिएंट और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लाइट, मतलब बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कोई एबायोटिक फैक्टर मान सकते हैं जिसकी वजह से होर्मोगोनिया बन रहे हैं, मतलब उनको नीड पड़ रही है कि हाँ हम यहाँ से टूट जाए, रिप्रोडक्शन कर ले, ऐसा कुछ हो सकता है। ये कंटिन्यू इनमें फोटोसिंथेसिस होती रहती है, इनमें एक्सोजीनस अमोनियम भी इनको मिलता रहता है, CO2 फिक्सेशन, NH4 सब चलता रहता है इनमें, लाइक वेजिटेटिव सेल, लेकिन थोड़ा कम में, 70%, 62% एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। और होर्मोगोनिया का जो ज्यादातर एनर्जी है वो किस में जाती है, सिक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज या सिंथेसिस ऑफ म्यूसिलेज में जाती है, जो कि इन्हें किसके लिए चाहिए, ग्लाइडिंग के लिए चाहिए, उसमें चली जाती है। ये एक्टिव जो है मेनली 36 to 48 आवर्स के लेते हैं और फाइनली कन्वर्जन और फाइनली ये कन्वर्ट हो सकते हैं बैक टू वेजिटेटिव सेल आफ्टर 96 आवर्स। तो होर्मोगोनिया देख सकते हैं आप, ये हैं, ये जो छोटे छोटे से फिलामेंट हैं ये होर्मोगोनिया है। इसमें आपको दिख रहा है कि होर्मोगोनिया कैसे बन रहे हैं कि वो यहाँ पे कुछ सेल जो है ये कुछ अलग सा हो गया है, इसकी वजह से क्या हो गया है,
ये सेपरेट हो गया। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नोस्टॉक। थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।